भारतीय रेलवे, सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक, जो हर रोज करोड़ों लोगों को और लाखों टन सामान को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। पर क्या कभी सोचा है कि इतने बड़े, इतने विशाल संगठन के पैसों का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? ये अपने आप में एक अनोखी चुनौती है, क्योंकि रेलवे सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं, बल्कि एक सरकारी विभाग भी है। तो आज हम इसी उलझी हुई लेकिन दिलचस्प फाइनेंशियल दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक ऐसी संस्था के फाइनेंस को कोई कैसे मैनेज करे जिसकी पहचान ही दोहरी हो। रेलवे की पूरी अकाउंटिंग की जो प्रणाली है वो दरअसल इसी एक चुनौती को हल करने के लिए बनाई गई है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये बैलेंस बनता कैसे है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले रेलवे की दोहरी पहचान की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि बनाने और चलाने के खर्च में क्या फर्क है, फिर राष्ट्र के खातों से इसका क्या लेना देना है। इसके बाद रेलवे की अपनी बचत की गुल्लकों के बारे में जानेंगे और आखिर में कुछ ऐसे खातों को समझेंगे जो थोड़े अनोखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। पूरा का पूरा अकाउंटिंग का जो ढांचा है वो इस एक सच पर टिका है कि रेलवे को 2 मालिकों को जवाब देना होता है। एक तरफ है बिजनेस के नियम और दूसरी तरफ है सरकार के नियम। रेलवे की ये दोहरी भूमिका यहाँ बिल्कुल साफ दिखती है। देखिए, एक बिजनेस होने के नाते इसे देखना होता है कि फायदा हो रहा है या नुकसान, जो पैसा लगाया है उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। वहीं एक सरकारी विभाग होने के नाते इसका काम है कि एक एक पैसे की आमदनी और खर्चे का बिल्कुल सटीक और सही तरीके से रिकॉर्ड रखा जाए। ये सिर्फ 2 तरह के बही खाते नहीं हैं, बल्कि ये 2 अलग-अलग सोच हैं जिन्हें एक ही सिस्टम में साथ काम करना है। तो फिर सवाल ये है कि ये संतुलन बनाया कैसे जाता है? देखिए, सिस्टम की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी बंटवारे से होती है। रेलवे को बनाने की लागत और उसे रोज-रोज चलाने की लागत के बीच एक मोटी लकीर खींच दी जाती है। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन को ऐसे समझिए जैसे कोई घर खरीद रहा हो। ये एक बड़ा एक बार का खर्च है जिससे एक लॉन्ग टर्म एसेट यानी संपत्ति बनती है। रेलवे के लिए इसका मतलब हुआ नई पटरियां बिछाना, नई इंजन या डिब्बे खरीदना या फिर कोई नया स्टेशन बनाना। ये वो निवेश हैं जिनका फायदा सालों साल, दशकों तक मिलता है। और अगर कैपिटल ट्रांजैक्शन घर खरीदने जैसा है, तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हर महीने आने वाले बिजली और पानी के बिल भरने जैसा है। ये रेलवे को चालू रखने के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे कि स्टाफ की सैलरी, डीजल या बिजली का खर्च, मेंटेनेंस का काम, और हाँ, टिकट बेचकर जो कमाई होती है वो भी इसी में आती है। ये छोटे छोटे और लगातार होने वाले लेन देन हैं। यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बनाने का सारा खर्च यानी कैपिटल खर्च बस एक ही जगह डाल दिया जाता है। नहीं, उसे भी इस आधार पर इन 5 अलग-अलग हेड्स में बांटा जाता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। मतलब एक नया पुल बनाने का पैसा शायद लोन अकाउंट से आए, पर किसी पुराने पुल को बदलकर नया बनाने का पैसा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से आ सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हर तरह के कैपिटल खर्च का हिसाब बिल्कुल सही तरीके से रखा जाए। चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। रेलवे कोई अकेला टापू नहीं है। इसका पूरा हिसाब किताब भारत सरकार के एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। भारत सरकार का सारा पैसा इन 3 बड़े खातों में बटा हुआ है। कंसोलिडेटेड फंड समझिए मेन अकाउंट है, जहां रेलवे की कमाई जैसा सारा रेवेन्यू आता है और जहां से सैलरी जैसे सारे खर्चे होते हैं। कंटिजेंसी फंड एक तरह का इमरजेंसी फंड है, और पब्लिक अकाउंट वो पैसा है जो सरकार एक ट्रस्टी की तरह रखती है, जैसे कि हम सबका प्रोविडेंट फंड। रेलवे के लेन देन इन तीनों ही खातों में होते हैं, जो इसे देश के फाइनेंस से सीधे सीधे जोड़ता है। अब इस बड़े नेशनल सिस्टम के अंदर ही रेलवे के पास अपनी कुछ खास मकसद वाली बचत की गुल्लकें हैं, जिन्हें रिजर्व फंड्स कहते हैं। बस ये समझिए कि ये वो पैसा है जो भविष्य की खास जरूरतों के लिए पहले से ही अलग रख दिया जाता है। रेलवे के पास ऐसी कई गुल्लकें यानी रिजर्व फंड्स हैं, और हर एक का एक बहुत ही खास मकसद होता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भविष्य के जरूरी खर्चों के लिए पैसा हमेशा तैयार रहे। हर फंड का एक बिल्कुल साफ मिशन है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है पुरानी पटरियों और इंजनों को बदलने के लिए। डेवलपमेंट फंड है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। पेंशन फंड है रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए। और एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है सेफ्टी से जुड़े कामों के लिए। ये सिस्टम पक्का करता है कि कल की तरक्की के लिए जरूरी पैसा आज की जरूरतों में खर्च ना हो जाए।
ये रेलवे के लंबे समय तक टिके रहने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं इस सफर के आखिरी और हाँ, शायद थोड़े से मुश्किल हिस्से पर, सस्पेंस अकाउंट्स। ये वो जादुई तरीके हैं जिनसे ये पक्का किया जाता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमेशा सटीक रहे, भले ही असल में कैश का लेन देन बाद में हो। ये अकाउंटिंग का एक गोल्डन रूल है। अगर कर्मचारियों ने अप्रैल में काम किया है तो उनकी सैलरी अप्रैल का ही खर्च मानी जाएगी, भले ही उन्हें पैसे मई में मिले। सस्पेंस अकाउंट्स इसी सिद्धांत को हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। तो मिलिए एक खास अकाउंट से जिसका नाम है डिमांड्स पेएबल। ये एक तरह का टेम्पररी होल्डिंग एरिया है, या यूं कहें कि एक फाइनेंशियल वेटिंग रूम। जब रेलवे पर कोई खर्च चढ़ जाता है, मान लीजिए अप्रैल की सैलरी, लेकिन उसका पेमेंट तुरंत नहीं होता, तो उस रकम को खर्च के तौर पर तो दिखा दिया जाता है, पर उसे टेम्पररी तौर पर डिमांड्स पेएबल अकाउंट में डाल दिया जाता है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। अप्रैल के आखिर में रेलवे को 5,000 रुपए की सैलरी देनी है, तो अकाउंटिंग में वर्किंग एक्सपेंस खाते में 5,000 रुपए जुड़ जाते हैं और साथ ही डिमांड्स पेएबल नाम के टेम्पररी खाते में भी 5,000 रुपए जुड़ जाते हैं। इससे अप्रैल के खातों में सही खर्च दिखने लगता है। फिर अगले महीने मई में जब सैलरी दी जाती है तो कैश अकाउंट से पैसा घटता है और डिमांड्स पेएबल अकाउंट को जीरो कर दिया जाता है। देखा, इस तरीके से खर्च सही महीने के साथ जुड़ गया। तो जैसा कि हमने देखा, बिजनेस और सरकारी नियमों में संतुलन बनाने से लेकर बनाने और चलाने के खर्चों को अलग करने तक, और देश के फंड से जुड़ने से लेकर टेम्पररी अकाउंट्स का इस्तेमाल करने तक, ये पूरा का पूरा जटिल ढांचा सिर्फ एक ही समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसी संस्था के फाइनेंस को मैनेज करना जो आधी बिजनेस है और आधी सरकार। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब किसी एक संगठन के लिए हमें इतना गहरा और इतना अनुशासित फाइनेंशियल सिस्टम बनाना पड़ता है, तो ये असल में उस संगठन को चलाने की विशाल जिम्मेदारी और उसकी जटिलता के बारे में क्या बताता है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये जवाबदेही, दूरदर्शिता और उस संतुलन की कहानी है जो एक देश की लाइफलाइन को हमेशा चलाए रखने के लिए जरूरी है।